हेलो एवरीवन, आई एम कुंवर राजकुमार सिंह राठौड़। वेलकम बैक टू फ्लाई राजपूत इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे BS6 के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि BS6 क्या है। तो BS6 एक इमिशन स्टैंडर्ड है। BS स्टैंड्स फॉर भारत स्टेज। BS का मतलब होता है भारत स्टेज। इसके अलग अलग प्रोग्रेशन है। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2000 विद BS1, BS2, BS3, नाउ वी हैव BS6। तो ये एक इमिशन स्टैंडर्ड होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। अभी आप पूछोगे इमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इमिशन स्टैंडर्ड्स लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है गवर्नमेंट की कि आप इतना इमिशन, इतने पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आप पूछोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको ब्रीथ करने के लिए एक फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर अगर आपको चाहिए तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि इन रेगुलेशंस के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1991 से, जब पहली बार इंडिया में नॉर्म्स 1991 इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, बेसिक रूल्स थे। उसके बाद 2000 से हमने यूरो पे बेस्ड नॉर्म्स लाए, जो कि था BS1, भारत स्टेज 1। 2000 के बाद फिर हम लाए BS2, BS3, BS4, BS5 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि उधर यूरोप में यूरो 5 स्किप हुआ था। तो हम उनके साथ चलने के लिए हमने अभी BS6 उनके साथ बिल्कुल सेम के रूल्स हमने इंडिया में भी लागू किए हैं BS6 के नाम से। BS6 के जो नॉर्म्स हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, बहुत कड़क नियम हैं। इसके अंदर पॉल्यूशंस को काफ़ी हद तक कम किया गया है। स्पेशली उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उन पॉल्यूटेंट्स पर जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, जैसे नॉक्स हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। इनको काफ़ी हद तक कम किया गया है। अगर BS6 की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो हुई है, पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों ही टाइप के फ्यूल के अंदर सल्फर का कंटेंट जो है उसको लिमिट कर दिया है 10 ppm पर, 10 पार्ट्स पर मिलियन। इससे ज़्यादा आप सल्फर का कंटेंट डीजल या पेट्रोल फ्यूल के अंदर नहीं दे सकते। ये तो पहली चीज़ हो गई BS6 के फ्यूल के रिगार्डिंग। अब इमिशंस को लेकर के क्या चैलेंजेस थे व्हीकल मैन्युफैक्चरर के पास, वो ये थे कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर और नॉक्स, इन्हें कम करना है। अभी समझते हैं कि इन्हें कम क्यों करना है, क्यों इन 4-5 पॉल्यूटेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो 4-5 पॉल्यूटेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। नॉक्स एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है। और जो स्मोक होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि सिटी में से कितना पॉल्यूशन हो गया है। पास की थोड़ी दूर अगर कोई बिल्डिंग है तो वो दिखाई नहीं देती है पॉल्यूशन की वजह से। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में देखें या कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड देखें तो एयर की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया है और सब कुछ क्लियर आपको दिखने लगा है। तो ये जो हुआ था ये नॉक्स की वजह से ही होता है, नॉक्स की वजह से और हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बेसिकली फ्यूल के अंदर से निकलता है, क्योंकि फ्यूल हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नॉक्स हो गया और पार्टिकुलेट मैटर तो सूट पार्टिकल्स होते हैं जो धुआं निकलता है गाड़ी के अंदर से। ये सभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है सभी के लिए, पूरी प्रकृति के लिए नुकसानदायक होते हैं ये, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए। तो कैसे इनको कंट्रोल किया गया, पहली बात तो ये बने क्यों, यही होगा। तो देखिए, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, फ्रेश एयर, इसके अंदर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड भी थोड़ी बहुत मात्रा में रहती है, कुछ इनर्ट गैसेज होती है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। जब ये फ्रेश एयर इंजन के अंदर जाती है तो वहाँ इसका होता है कंबशन। किसके साथ होता है, फ्यूल के साथ, और कुछ मात्रा में वहाँ पर ऑयल भी जलता है इंजन के अंदर। ऑयल बेसिकली क्या होता है, ऑयल भी कार्बन होता है, ऑयल के अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सल्फर होता है, फ्यूल के अंदर सल्फर होता है, फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन होता है। ये चीज़ें जब इंजन के अंदर जाती है और वहाँ पर जब ये बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनती है, नॉक्स गैसेस बनती हैं। अगर फ्यूल प्रॉपर जल नहीं पाया, फ्यूल क्या है हमने अभी बताया, हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन प्रॉपर जल नहीं पाया तो कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन बाहर निकलेंगे। अगर फ्यूल कम जला, मतलब ऑक्सीडेशन अगर प्रॉपर से नहीं हो पाया,
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनना थी वो नहीं बनेगी और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। नॉक्स कैसे निकलता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे रिएक्ट कराया जाता है। अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं फ्रेश एयर के अंदर। अगर हम फ्रेश एयर को इंजन के अंदर लेते हैं, वहाँ बर्न करते हैं, और इंजन के अंदर तो टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता ही है, तो वहाँ ये मिलकर बना लेते हैं नॉक्स। और डीजल फ्यूल अगर है तो डीजल फ्यूल में से सूट पार्टिकल्स तो निकलते ही हैं, क्योंकि कार्बन होता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर एग्जॉस्ट से में बाहर निकलती हैं और यही एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। अब हमारे पास चैलेंज था कि इन्हें कम कैसे करें। तो दो तरीके से हम कर सकते थे। एक तो ये कि या तो हम इन्हें बनने ही ना दें, दूसरा अगर बन रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, आप कितना कम कर सकते हो, आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ तो बनेगा। तो जितना हम रोक सकते थे उतना तो हमने कोशिश किया कि ये बने ही ना। दूसरी चीज़ हमने की कि जो बन गए हैं अब उन्हें हम किसी तरह से कन्वर्ट कर लें अच्छी गैसेज में, ठीक है, जो हार्मफुल नहीं है। तो जो बनते ही नहीं है उसके लिए हमने इंजन के अंदर कुछ चेंजेस किए ताकि ये बने ही ना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया, कंडीशंस ऐसी करी कि ये चीज़ें ना बन पाए। लेकिन बनने के बाद अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए हमने एक सिस्टम लेकर आया जिसका नाम है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का मतलब ही यही है कि जो बन चुका है बनने के बाद, आफ्टर का मतलब ही वही होता है के बाद, तो उसे हमने नाम दे दिया आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। मतलब जो गैसेस बन चुकी है अब उन्हें हम ट्रीट करके, हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करके हम लेस हार्मफुल गैसेस या जो कि हार्मफुल नहीं है ऐसी गैसेस में हम कन्वर्ट करा देते हैं। अभी देखते हैं कि इंजन के अंदर बने ना, इसके लिए हमने क्या किया। तो मेजर जो हमारा एक चैलेंज था वो था नॉक्स। और नॉक्स का हमें पता ही है क्यों बनता है, क्योंकि फ्रेश एयर ज़्यादा जा रही है और टेम्परेचर और प्रेशर मिल रहा है। तो हमने उसके लिए एक सिस्टम लगाया जिसका नाम था EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, जो गैसेस जल के एग्जॉस्ट से बाहर जा रही थी उनमें से कुछ मात्रा में गैसेस को हमने इनटेक में मिला दिया। अब जब वो इनटेक में मिल गई है तो फ्रेश एयर कम हो गई, कुछ ना कुछ हमने मिला दिया तो फ्रेश एयर की मात्रा कम हो गई ना। एग्जॉस्ट गैसेस मिला दी। अब एग्जॉस्ट गैसेस में तो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि वो तो बर्न गैसेस हैं। अब ये जब मिल के अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली आपने किया क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा फ्रेश एयर के अंदर कम कर दी, तो अब नॉक्स बनने के चांसेस भी कम हो गए। साथ ही साथ आप EGR कूलर के माध्यम से उन गैसेस को ठंडा करके अंदर पहुंचाते हैं, तो जो पीक टेम्परेचर पहुंच सकता था इंजन के अंदर वो भी नहीं पहुंचेगा। तो जिस कारण से नॉक्स बन रही थी उस कारण को ही हमने कंट्रोल कर लिया। कारण क्या था, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी कम कर दी और टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो नॉक्स का बनना काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट के रूल्स थे वो हम मीट नहीं कर पा रहे थे, इतना हम कम नहीं कर सकते थे EGR से, क्योंकि रूल्स अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। इसके लिए हमने दूसरा सिस्टम लगाया, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो पहले अगर सिर्फ नॉक्स की बात करें तो नॉक्स को हम कन्वर्ट करते हैं SCR के थ्रू, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया का स्प्रे कराते हैं। किस फॉर्म में कराते हैं, यूरिया के फॉर्म में। हम व्हीकल के अंदर एक यूरिया का टैंक लगाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम में एक इंजेक्टर लगाते हैं जहाँ पर हम यूरिया छोड़ देते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, उससे अमोनिया निकल आता है और वो अमोनिया नॉक्स गैसेस के साथ रिएक्शन करता है। जब अमोनिया की नॉक्स गैसेस के साथ एक सर्टेन टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो जो आपका नॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन और वाटर में। अभी नाइट्रोजन और वाटर अगर आपका एनवायरनमेंट में निकल रहा है तो वो हानिकारक नहीं है। तो दो तरीके से हमने नॉक्स को कंट्रोल किया। पहला तो उसको बनने से रोका इंजन के अंदर EGR के माध्यम से, दूसरा बन गया है उसके बाद हमने उसको आफ्टर ट्रीटमेंट किया SCR के अंदर, जहां हमने एक बाहर से कोई सा केमिकल उसके अंदर छिड़का जिसका नाम है यूरिया, उसमें से अमोनिया एक्सट्रैक्ट किया। थर्मोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस उसके अंदर होती है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कैसे होती है वो। और उसके बाद वहां पर हमने उसको रिएक्ट करा के कन्वर्ट कर दिया अच्छी गैसेस में, नाइट्रोजन और वाटर में। उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कम मात्रा में होता है। मेन तो हम उसका नाइट्रोजन और वाटर वेपर से बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब देखते हैं बाकी चीज़ों को हमने कैसे कंट्रोल किया। लाइक जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या सूट पार्टिकल्स हो गए। हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए हमने लगाया DOC। ये भी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की बात चल रही है। DOC का नाम फुल फॉर्म है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। पहले समझते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है या DOC क्या होता है।
देखिए एक सबस्ट्रेट बनाया जाता है, मतलब एक हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप का बनाया जाता है सिरेमिक मटेरियल का। सिरेमिक या कभी कभी मेटल का भी बनाया जाता है, कुछ कंपनी सिरेमिक का बनाती है, कुछ कंपनी मेटल का बनाती है। तो एक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे एक पाइप हो गया, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स या हनीकॉम टाइप के हो जाते हैं। उसको ऐसा बनाया जाता है एक फिल्टर के जैसा, ताकि जो गैसेज अंदर से निकल रही हैं तो उससे टकराती हुई मैक्सिमम टाइम वो सबस्ट्रेट के कॉन्टेक्ट में रहे, ठीक है, ताकि उसको टाइम मिले रिएक्शन होने के लिए। तो एक सिरेमिक या मेटेलिक सबस्ट्रेट हम बनाते हैं। सबस्ट्रेट आप समझ गए होंगे, सबस्ट्रेट क्या होता है, एक हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है किसी मटेरियल का, या तो मेटल का या सिरेमिक का। अब इसके ऊपर हम चढ़ाते हैं वॉशकोट। वॉशकोट क्या होता है, वॉशकोट एक तरह से क्या होता है, किसी चीज के ऊपर एक परत चढ़ा देना। तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर, सिरेमिक या मेटेलिक सबस्ट्रेट के ऊपर, जैसे कि प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, इनकी कोटिंग करती है, उसको हम बोलते हैं वॉशकोट। तो ये प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये आपका वर्क करती है एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए बिना ही उस रिएक्शन को फास्ट करना। मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ कैटलिस्ट उसके अंदर लगा रखा है सबस्ट्रेट के अंदर, तो जब एग्जॉस्ट गैसेज आएगी, कन्वर्ट होकर निकलेगी, तो जितना मास आपके कैटलिस्ट का पहले था उस बाद में भी उतना ही रहेगा। कैटलिस्ट के मास में कभी कोई अंतर नहीं आता है। वो रिएक्शन को फास्ट तो कराता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता, उसके अंदर यूज नहीं हो जाता रिएक्शन में वो, ठीक है। ये कैटलिस्ट का काम होता है। अब समझते हैं डीओसी कैसे काम करता है। सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमने वॉशकोट चढ़ा दिया, उसको एक पाइप, एग्जॉस्ट पाइप के अंदर हमने लगा दिया। अब जब एग्जॉस्ट गैसेज इधर से आई, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर सब कुछ था, ये डीओसी के अंदर जाएगी। डीओसी में इसको वॉल के अंदर से निकलना है, सारी वॉल्स में से ऐसे लाइक टनल्स टाइप के बने हुए हैं, बहुत बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक। उसके अंदर से जब ये गैसेज निकलेगी तो ये वॉशकोट से टच होगी। वॉशकोट क्या करता है, और वहाँ पर हर कैटलिस्ट का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, तो जो 200 डिग्री, 180 डिग्री के आसपास जो भी इसका, या किसी का 80 डिग्री के आसपास भी होता है, उस सर्टेन टेम्परेचर पे इसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। रिएक्शन कैसे होगी, ये जो गैसेस थी इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जलना। तो जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो इनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो था उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के वाटर बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो देखिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन भी कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या, नॉक्स। नॉक्स में देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंजन के अंदर से नॉक्स में क्या क्या निकलता है। तो मेजर दो चीज़ें होती है, मतलब मेन दो ही चीज़ें होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रहता है। तो हाँ, यहाँ पर डीओसी के अंदर आपका जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो भी ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फायदा हमें एससीआर में भी मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जब आप एससीआर में रिएक्शन कराते हैं NH3 से, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ N2H2 कन्वर्ट होने में। तो ये एक फ़ायदा हमारा एडिशनली होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराने से। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, डीओसी के अंदर, सभी में ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है। हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को डीओसी के अंदर ऑक्सीडाइज कराकर कंट्रोल कर दिया। अब बात आती है, हमें पर्टिकुलेट मैटर को कम करना है और नॉक्स को कम करना है। पर्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए हम यूज करते हैं एक फिल्टर का, क्योंकि ये सूट पार्टिकल्स है। उस फिल्टर का नाम है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। क्या होता है, चेकर्ड बोर्ड टाइप का डिजाइन होता है। मतलब क्या, ऐसे जो टनल्स है उसमें से अल्टरनेटिवली एक को आगे से ब्लॉक कर देते हैं, एक को खुला छोड़ देते हैं, एक को ब्लॉक कर देते हैं, एक को खुला छोड़ देते हैं। जो यहाँ से खुला है वो उस एंड पे ब्लॉक रहता है। तो हुआ क्या कि अगर इस टनल के अंदर गैसेस घुस गई है तो आगे तो वो ब्लॉक है, वहां से तो वो निकल नहीं सकता, तो उसे वॉल को क्रॉस करके निकलना पड़ता है। और उसकी जो वॉल होती है वो पोरस होती है, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं उसके अंदर। इतने बारीक छेद होते हैं कि उसमें से सिर्फ गैसेस निकल पाती है, और पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है वहीं पर। तो पर्टिकुलेट मैटर सारा वहीं इकट्ठा होता रहेगा, गैसेस निकल जाएगी। तो इस तरह से आप डीपीएफ के अंदर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर के अंदर सूट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, और वो पार्टिकल्स वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं और गैस बाहर निकल जाती है। अब जो गैसेस बाहर निकल रही है उनमें से सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट कौन बचा है, जो जिसे हमारा कंसर्न है, वो है नॉक्स। इसके बाद हमने लगा दिया एससीआर सिस्टम। एससीआर सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप यूरिया का एक डोजर वहाँ पे लगाते हो या एक इंजेक्टर वहाँ लगाते हो और यूरिया को इंजेक्ट कराते हो। यूरिया को जब आपने इंजेक्ट कराया तो यूरिया जिस फॉर्म में हम इंजेक्ट कराते हैं उस फॉर्म में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, उसे हमें अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है।
अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 रिएक्शन होती है, 2 प्रोसेस होती है, 3 स्टेप में टोटली आपका नॉक्स है वो कंट्रोल होता है। पहली स्टेप होती है थर्मोलाइसिस, तो वहाँ एक डीकम्पोजिशन पाइप होता है। पहले तो मिक्सर होता है, मिक्सर में क्या होगा कि जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेज आ रही थी उसके अंदर यूरिया को अच्छे से मिक्स करा दिया जाता है, उसका शेप ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से मिक्स होता है जो आपने यूरिया इंजेक्ट किया। इसके बाद डीकम्पोजिशन पाइप आता है। डीकम्पोजिशन पाइप के अंदर थर्मोलाइसिस होता है। थर्मोलाइसिस में जो यूरिया था आपका वो ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, एक तो बन जाता है अमोनिया, दूसरा बन जाता है आइसोसाइनिक एसिड। जब ये आगे जाता है तो यहाँ पर होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो आइसोसाइनिक एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये भी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास अमोनिया पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया है यूरिया से, ये अमोनिया नॉक्स के साथ रिएक्शन करता है, कहाँ पर, SCR ब्रिक के अंदर, ठीक है, जो जनरली जियोलाइट या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट उसके अंदर SCR ब्रिक के अंदर जो अमोनिया है जो कि यूरिया से निकल कर आया है और आपकी जो नॉक्स गैसेज है ये आपस में रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके वहां पर आपका बन जाता है N2 एंड H2, मतलब नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। तो इस तरह से आपने क्या किया, जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे उनको एक सिस्टम के अंदर पूरा खत्म कर दिया। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। अभी जो मैंने बताया ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो मैक्सिमम जगह पर यूज़ हो रहा है, लेकिन सब जगह ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ हो, कहीं पे LNT भी यूज़ होता है, लीन नॉक्स ट्रैप। उसमें हम नॉक्स को अलग तरह से ट्रैप करते हैं या ख़त्म करते हैं। उसके अंदर 2 प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा सा बस बता देता हूँ ब्रीफ में। उसके अंदर 2 प्रोसेस के अंदर आप उसे कन्वर्ट कराते हैं। एक होता है एड्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रिडक्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब लीन मिक्सचर बन रहा होता है इंजन के अंदर, लीन मिक्सचर में क्या होगा, लीन है मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहे हैं, फ्रेश एयर ज़्यादा जा रही है, एयर की मात्रा ज़्यादा है तो नॉक्स ज़्यादा बनेगा। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नॉक्स को बेरियम ऑक्साइड के माध्यम से वहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई कौन सी, एड्जॉर्प्शन की। इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी देर में रिच मिक्सचर वहाँ पर पहुँचाते रहते हैं। रिच मिक्सचर की वजह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन आते हैं, वही हाइड्रोकार्बन अब जाते हैं इस कैटलिस्ट के अंदर और जो आपकी नॉक्स ट्रैप करी हुई है उस नॉक्स के साथ रिएक्शन करके उसको नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम LNT के अंदर इस तरह से नॉक्स को कंट्रोल करते हैं। पेट्रोल व्हीकल्स में आपको 3-वे कैटकॉन देखने को मिलता है। कैटकॉन के अंदर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर पेट्रोल में पार्टिकुलेट मैटर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पार्टिकुलेट मैटर इज नॉट अ कंसर्न इन पेट्रोल व्हीकल्स। सो वहाँ पर हमारा मेन कंसर्न हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स ही होता है, तो वहाँ हम 3-वे कैटकॉन का यूज़ कर लेते हैं, वो भी इसी तरह से वर्क करता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे इमिशन नॉर्म्स बने हैं, क्या ज़रूरत थी और कैसे हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कराते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, और अगर आपको कहीं पे कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो या कहीं पे आपको कुछ करेक्शन लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।